Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। इससे पहले मैंने जितने भी आपके साथ BA 4th सेमेस्टर हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्चुअली मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि हिस्ट्री 4th सेमेस्टर का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो कुछ वीडियोस उसके जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई वीडियोस हैं HCP या हिस्ट्री की उनसे मैच करता था, तो मैंने एज इट इज़ वो वीडियोस जो हैं लाइन वाइज आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं। उसमें कोई भी वीडियोस में या नोट्स में आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको चेक करने के बाद ही आपकी प्लेलिस्ट में ऐड किया है। आपको वैसे ही वो क्वेश्चंस जो हैं रेडी करने हैं। आप बस सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न की वीडियो एक बार देख लेना, उसमें आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आपने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कौन से टॉपिक्स पे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। जो आपकी रिमेनिंग वीडियोस बची हैं वो कुछ ही टाइम में मैं आपकी कंप्लीट कर दूंगी एंड मैं पूरी कोशिश करूंगी जितना जल्दी हो सके आपकी वीडियोस जो हैं आपके नोट्स आप तक पहुँचें ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सको। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। महाराजा वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट टू द महाराजा इंपॉर्टेंस वॉज द प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वजीर। तो महाराजा जो थे उनकी सेंट्रल पोजीशन थी, यानी कि महाराजा ही सारे डिसीजंस लेते थे, वो हेड थे स्टेट के। और महाराजा के बाद जो सेकंड पोजीशन मेन आती थी वो PM की होती थी, जिन्हें वजीर कहा जाता था। विद अ व्यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली, महाराजा रंजीत सिंह हैड डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 प्रोविंसेस। अपने स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने उस एरिया को 4 प्रोविंसेस यानी 4 एरियाज में डिवाइड किया था। ही वॉज सपोज टू गिव सिवियर पनिशमेंट टू द क्रिमिनल्स। वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि किसी भी क्रिमिनल को सिवियर पनिशमेंट जो है वो नहीं मिलनी चाहिए, जैसे कि डेथ सेंटेंस डिक्लेयर करना या फिर जो है लिम्स जो है वो कट करना, यानी हाथ पैर किसी क्रिमिनल के कट करना। तो ऐसी सिवियर पनिशमेंट के खिलाफ थे महाराजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट है द महाराजा। द महाराजा वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। ऑल द स्टेट अफेयर्स वर लुक्ड आफ्टर बाय हिम। तो महाराजा जो थे उस एरिया के हेड थे, सारे डिसीजंस जो है महाराजा रंजीत सिंह ही लिया करते थे उस एरिया के। ही फ्रेम्ड ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज़। किस तरीके से इंटरनली कानून बनेंगे लोगों के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, और एक्सटर्नली किस एरिया से जो है वो लोग अपने फॉरेन रिलेशंस रखेंगे, किसको जो है अपना एनिमी बनाना है, ये सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस महाराजा रंजीत सिंह लेते थे। ऑल द मेजर सिविल एंड मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स वर मेड बाय हिम। जितनी भी सिविल लेवल की, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की अपॉइंटमेंट थी या मिलिट्री लेवल पे जो सोल्जर्स को अपॉइंट किया जाता था हाईएस्ट लेवल पे, वो सारी अपॉइंटमेंट महाराजा रंजीत सिंह करते थे। ही कुड रिमूव एनीवन फ्रॉम हिज ऑफिस एट विल। वो किसी को भी किसी भी टाइम पर ऑफिस से निकाल सकते थे अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट, यानी कि लोगों को इंसाफ देने के लिए जो हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो भी महाराजा रंजीत सिंह ही थे। हिज वर्ड वॉज लॉ। उनके जो बोले हुए शब्द थे वही कानून होते थे और सबको फॉलो करने पड़ते थे। नोबडी कुड डेयर डिफाई हिज ऑर्डर। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि महाराजा रंजीत सिंह के ऑर्डर्स को वो मना कर सके। ही हैड द राइट टू इम्पोज, टू विदड्रॉ, रिड्यूस एनी टैक्स। वो किसी भी टाइम कोई टैक्स लगा सकते थे, उसे ख़त्म कर सकते थे या फिर उसे कम कर सकते थे टैक्स को। ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। जितनी भी उस टाइम पे आर्म्ड फोर्सेस थे उसके मेन कमांडर जो थे वो महाराजा रंजीत सिंह थे। नाउ सेकेंड पॉइंट, मिनिस्टर्स। फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन महाराजा रंजीत सिंह हैड ऑर्गेनाइज्ड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब अपने एरिया को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी एक कह सकते हो कमेटी बनाई थी जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड बाय महाराजा हिमसेल्फ, और महाराजा खुद ही उन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे। दीज ministers would give suggestions to the महाराजा about their respective department। अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो सारे मिनिस्टर्स इंफॉर्मेशन दिया करते थे महाराजा रंजीत सिंह को। देयर सजेशंस वाज नॉट बाइंडिंग ऑन द महाराजा, और जो भी वो सजेशन दे रहे हैं महाराजा को वो महाराजा रंजीत सिंह पर बाइंडिंग नहीं थी। जरूरी नहीं था कि महाराजा रंजीत सिंह उस जो सजेशन को मानेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते थे। अब सेकेंड पॉइंट का भी फर्दर आपका सब हेडिंग है। फर्स्ट पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट टू द महाराजा इन इम्पॉर्टेंस वॉज अ प्लेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर, वजीर। अब महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो इम्पोर्टेंट पोजीशन थी वो प्राइम मिनिस्टर यानी वजीर की हम कह सकते हैं कि इनकेस अगर महाराजा रंजीत सिंह एब्सेंट हैं, वो वहाँ पर नहीं प्रेजेंट हैं, किसी वॉर में गए हैं, तो उनकी जगह पर उनके बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेंगे। ही एडवाइज द महाराजा इन ऑल द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, किस तरीके से राजनीतिक तौर पर पॉलिसीज़ बनानी है, कानून बनाना है, उस चीज़ से रिलेटेड वो राजा को सजेशंस देते थे। ही रिप्रेजेंट द महाराजा इन हिज एब्सेंस, उनकी एब्सेंस में उन्हें रिप्रेजेंट करते थे। ही सेंट ओनली वेरी इंपॉर्टेंट केसेस टू महाराजा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हुआ करते थे वही वो महाराजा को सेंड करते थे। नेक्स्ट आपका सेकेंड सब हेडिंग है फॉरेन मिनिस्टर। ड्यूरिंग महाराजा रंजीत सिंह टाइम द ऑफिस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में फॉरेन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। गिव सजेशंस टू द महाराजा रिगार्डिंग वॉर एंड पीस विद अदर कंट्रीज, तो महाराजा को सजेस्ट करते थे कब उन्होंने किसी कंट्री के साथ वॉर करनी है, कब उस वॉर को ख़त्म करना है, कब उन्होंने जो है पीस ट्रीटी यानी शांति संधि जो है वो साइन करनी है दूसरी कंट्री या फिर रूलर के साथ। नेक्स्ट आपका थर्ड सब हेडिंग है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर वॉज कॉल्ड दीवान, तो फाइनेंस मिनिस्टर को उस टाइम पे दीवान बोला जाता था। हिज चीफ फंक्शन वॉज टू मेंटेन अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। उनका मेन काम क्या होता था कि जितनी भी उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है तो उसका रिकॉर्ड रखना, और जितना भी स्टेट एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कर रहा है उस चीज़ का रिकॉर्ड रखना। दीवान कुड रीड आउट द डेली रिपोर्ट ऑफ हिज डिपार्टमेंट टू द महाराजा, तो दीवान डे टू डे जो भी उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया है या फिर एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है पूरी स्टेट का, वो राजा को पढ़कर सुनाते थे। नेक्स्ट आपकी सेकंड मेन हेडिंग है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। विद द व्यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली महाराजा रंजीत सिंह डिवाइडेड हिज किंगडम इनटू 4 प्रोविंसेस। अब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर्ली रन करने के लिए उन्होंने अपने पूरे एरिया को 4 प्रोविंसेस यानी 4 एरियाज में डिवाइड किया था। द नेम ऑफ दीज प्रोविंसेस सूबे ए लाहौर, सूबा ए मुल्तान, सूबा ए कश्मीर एंड सूबा ए पेशावर। तो इस तरीके से इन 4 एरियाज़ का नाम था। इट्स ओके अगर आपको नाम लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हो। नज़ीम वॉज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द सूबा। हर एक सूबा की जो हाईएस्ट अथॉरिटी था यानी कि जो मेन जिसके हाथ में पूरा पावर रहेगा वो नज़ीम। हिज मेन ड्यूटी वॉज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन द सूबा। और नज़ीम की क्या ड्यूटी रहती थी कि उन्होंने पूरे सूबा में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। जो भी महाराजा रंजीत सिंह ने ऑर्डर दिए हैं आगे फॉलो करवाने के लिए, उसे फॉलो करवाना उस एरिया में। फॉर दिस पर्पस ही वॉज अलाउड टू मेंटेन अ स्मॉल फोर्स, और इसीलिए हर नज़ीम के पास एक स्मॉल फोर्स जो है वो अपनी खुद की मेंटेन यानी अपनी आर्मी खुद की रख सकते थे। ही गॉट द ऑर्डर्स ऑफ महाराजा इम्प्लीमेंटेड इन द सूबा, तो जो भी राजा ने कानून बनाया है या बोला है उनको वो लागू करवाना होता था अपने सूबा में। तो आपने थर्ड हेडिंग डालनी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द परांगनास। ईच सूबा वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी परांगनास। अब जितने भी ये 4 सूबा थे इसको और फर्दर डिवाइड किया गया था परांगनास में। द चीफ ऑफिशियल ऑफ द परांगना वॉज कॉल्ड करदार, और हर परांगना का जो हेड था उसे करदार कहते थे। ही हैड अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीपल, और करदार जो था उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ करता था लोगों के पास क्योंकि वो जाकर ही टैक्स कलेक्ट करते थे। हिज पोजीशन वाज लाइक अ प्रेजेंट डे डिप्टी कमिश्नर। आज के टाइम में जैसे डीसी हैं डिप्टी कमिश्नर, तो सेम पोस्ट आप करदार की मान सकते हो। द चीफ ड्यूटीज ऑफ द करदार वाज टू एस्टैब्लिश पीस इन द परांगना। मेन ड्यूटी क्या रहती है कि शांतिपूर्वक एटमोसफेयर बना के रखना लोगों के लिए ताकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। टू गेट द महाराजास ऑर्डर्स इम्प्लीमेंटेड, यानी महाराजा का जो भी ऑर्डर था उसको लागू करवाना उस एरिया में। टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। टू लुक आफ्टर द पब्लिक वेलफेयर, लोगों के भले के लिए काम करना। एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, यानी लोगों को इंसाफ देना। तो ये सारे काम किरदार के अंडर आते थे, जो कि कौन होता था? परांगना का हेड। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ विलेज। सबसे छोटी यूनिट जो एडमिनिस्ट्रेशन की होती थी वो विलेज थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज वाज इन द हैंड्स ऑफ पंचायत। और विलेज एरिया को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, यानी कैसे कानून बनाने हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इसकी ड्यूटी पंचायत को दी जाती थी। द पंचायत लुक आफ्टर द पीपल ऑफ द विलेज एंड सेटल देयर पिटी डिस्प्यूट। पंचायत ही इस चीज़ का ध्यान रखती थी कि जो गाँव के लोग हैं उनकी ज़रूरतें पूरी हों, उनका वेलफेयर हो, और जो भी उनके डिस्प्यूट है यानी लड़ाई झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको सॉल्व भी पंचायत ही करती थी। द पटवारी मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज लैंड। तो पटवारी का मेन काम क्या था कि जो विलेज की लैंड है उसका रिकॉर्ड रखना। द चौधरी वुड हेल्प द गवर्नमेंट कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। चौधरी का मेन काम क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स को कलेक्ट करना। मुकद्दम वॉज द हेड ऑफ द विलेज, और मुकद्दम कौन होते थे? गांव के मुखिया। द चौकीदार वॉज अ वॉचमैन ऑफ द विलेज। चौकीदार को अपॉइंट किया जाता था एज अ वॉचमैन ताकि वो पूरे गांव का जो है ध्यान रखें। देन आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह।
देन उसके बाद फर्दर आपकी सब हेडिंग आएगी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट आपका पॉइंट है बटाई सिस्टम। ड्यूरिंग महाराजा रणजीत सिंह टाइम द बटाई सिस्टम वॉज वाइडली प्रिवेलेंट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज असेस्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में बटाई सिस्टम को फॉलो किया जाता था। इसके अंदर क्या था कि जो भी लैंड रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा ज़मीनों से, वो उसकी हार्वेस्टिंग यानी फसल की कटाई के बाद जो है टैक्स लिया जाएगा, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है बिगा सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द बिगा सिस्टम द प्रोड्यूस ऑफ पर बिगा वॉज असेस्ड फॉर डिटर्मिनिंग द लैंड रेवेन्यू। उस टाइम पे बिगा सिस्टम को भी फॉलो किया जाता था, जिसके अंदर क्या था कि आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो पर बिगा, बिगा जो है यहाँ पे ज़मीन को बोला गया है, यानी कि आप जितना भी एक बिगा पे ग्रो करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपका लैंड रेवेन्यू जो है लिया जाएगा। आपने सुना भी होगा कि 1 बिगा ज़मीन है उनके पास या 2 बिगा ज़मीन है, तो बिगा के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करते थे। तो आपका सेकंड सब हेडिंग है गवर्नमेंट शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग हिस्टोरियंस ओवर द गवर्नमेंट शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। अब किस तरीके से गवर्नमेंट का शेयर यानी गवर्नमेंट किस तरीके से टैक्स कलेक्ट कर रही है उसका कोई एक एविडेंस नहीं है। डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट यहाँ पर अपने बुक्स के अंदर या रिकॉर्ड्स के अंदर जो है चीज़ें मेंशन की हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक एक्यूरेट चीज़ हमें नहीं पता है। इट वेरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और ये ऐसा भी नहीं था कि महाराजा रणजीत सिंह के अंडर जितनी भी ज़मीन थी सब पे एक जैसा टैक्स था। एक्चुअली वहाँ पर सॉइल के अकॉर्डिंग लेते थे कि सॉइल कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है, कितना वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स होता था। या फिर प्लेस टू प्लेस कि अगर कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है या ड्राई एरिया, तो वहाँ पर टैक्स थोड़ा कम रखा जाता था। मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस अग्री दैट गवर्नमेंट चार्ज 50% रेवेन्यू ऑन अ वेरी फर्टाइल लैंड। और ज़्यादातर हिस्टोरियंस ने यही बोला है कि महाराजा रणजीत सिंह की जो सरकार है वो 50% टैक्स लिया करती थी फर्टाइल यानी बहुत अच्छी जो ज़मीन है वहाँ से। तो आपका थर्ड सब हेडिंग है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह द लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ट्वाइस अ ईयर। महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो साल में 2 बार करते थे। एंड दिस रेवेन्यू वाज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रबी एंड खारिफ हार्वेस्ट। जो रबी सीज़न होता है वो आता है आपका विंटर में, जो कि रहता है नवंबर से मार्च तक, और जो खारिफ सीज़न होता है वो आपका रहता है इन द टाइम ऑफ स्प्रिंग, जो कि रहता है सितंबर से नवंबर तक। तो यहाँ पर रबी और खारिफ ऐसे 2 सीजन्स डिवाइड किए हुए थे और उसके अकॉर्डिंग जो है टैक्स लिया करती थी महाराजा रणजीत सिंह की सरकार। फोर्थ सब हेडिंग है अदर सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, कि गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से जनरेट होती थी। फर्स्ट आपका पॉइंट है नजराना। इट वॉज दैट कैश और प्रीशियस गिफ्ट विच पीपल प्रेजेंटेड टू द महाराजा ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। तो यहाँ पर नजराना क्या है, कोई भी कैश या प्रीशियस कोई महंगा गिफ्ट हो सकता है जो लोग महाराजा को देते थे अलग अलग ओकेजन्स पे। लेकिन पॉइंट है जब्ती। महाराजा रणजीत सिंह वुड कॉन्फेसिकेट द प्रॉपर्टी ऑफ गिल्टी ऑफिशियल्स, कि जो भी ऑफिसर्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं और उन्हें पनिशमेंट दी जाती है तो उनकी ज़मीन जो है महाराजा रणजीत सिंह अपने पास ले लेते थे। बिसाइड दिस इन द इवेंट ऑफ जागीर्स डेथ द जागीर गिवन टू देम वर कन्फिसिकेटेड। इवन जब किसी जागीरदार को कोई ज़मीन दी गई है और उनकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस वो जागीर भी किसके पास आ जाती है, महाराजा रणजीत सिंह के पास, और उसको वो दोबारा बेचकर किसी और जागीरदार के पास बेचकर उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम जुडिशरी। ऑर्डर टू रजिस्टर केसेस इन द कोर्ट एवरीबडी हैड टू गेट अ स्टैम्प अफिक्स्ड ऑन द गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स। अगर किसी को भी कोर्ट्स में जाना है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट था जिसमें इट इज़ कंपलसरी कि गवर्नमेंट की स्टैम्प होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ से इनकम जनरेट होती थी। द गवर्नमेंट वुड ऑल्सो गेट जुर्माना फ्रॉम द गिल्टी पर्सन। तो जो भी पर्सन गिल्टी है यानी जिसने क्राइम किया है उससे भी पनिशमेंट के तौर पर जुर्माना जो है वो लिया जाता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एक्साइज। द टैक्सेस चार्ज ऑन द सेल ऑफ ओपियम वाइन एंड अदर इंटॉक्सिकेंट वर कॉल्ड एक्साइज। इसके अलावा जितने भी इंटॉक्सिकेंट हैं उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है प्रोफेशनल टैक्स। महाराजा रणजीत सिंह गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड प्रोफेशनल टैक्स ऑन द पीपल ऑफ डिफरेंट ओकेजन्स। अलग अलग प्रोफेशंस जो लोगों के होते थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट करते थी महाराजा रणजीत सिंह की सरकार। दिस टैक्स वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 1 रुपी to 2 रुपी पर पर्सन, और पर पर्सन 1 या 2 रुपी के बीच में ये टैक्स रहता था। तो आपकी थर्ड मेन हेडिंग है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द महाराजा रणजीत सिंह। देन उसके अंडर आपकी सब हेडिंग आएगी कोर्ट्स, एंड फर्स्ट सब पॉइंट है आपका पंचायत। पंचायत वॉज द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट। तो विलेज लेवल पर जो लोगों को जस्टिस देने का काम होता था वो पंचायत का होता था। द पंचायत कंसिस्टेड ऑफ 5 मेंबर्स। पंचायत के अंदर 5 मेंबर्स होते थे। ऑलमोस्ट ऑल द सिविलियन एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ द विलेज वर हर्ड बाय द पंचायत। तो कोई भी केसेस हो, सिविल हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो, सारे के सारे कौन सॉल्व करता था गाँव में,
पंचायत। आपका सेकंड पॉइंट है काजीज कोर्ट, अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द पंचायत वर मेड इन द काजीज कोर्ट, न्यू केसेस वर ऑल्सो हर्ड। तो जो भी अगर कोई पर्सन जो है वो सेटिस्फाई नहीं है पंचायत के डिसीजन से, तो वो अपना केस जो है वो काजीज कोर्ट में लेके जा सकता था। इवन न्यू केसेस भी सॉल्व आउट किए जाते थे काजीज़ के कोर्ट में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अदालत आला। अदालत आला वाज द हाईएस्ट कोर्ट बिलो द महाराजा एंड दिस कोर्ट वाज अ हाई कोर्ट ऑफ टुडे। आज के टाइम में जैसे कि पोजीशन हाई कोर्ट की है, सेम पोजीशन उस टाइम पे अदालत आला थी, यानी कि आप ये मान सकते हो महाराजा रणजीत सिंह के नीचे वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्ट था वो अदालत आला था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है महाराजास कोर्ट। महाराजास कोर्ट वाज द हाईएस्ट कोर्ट, हिज डिसीजन वर फाइनल एंड महाराजा रणजीत सिंह कंसिडर्ड फर्स्ट ड्यूटी टू गिव इम्पार्शियल जस्टिस टू पीपल। तो महाराजास कोर्ट जो था वो हाईएस्ट कोर्ट था, जैसे कि आप मान सकते हो आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट है। उनके डिसीजन फाइनल हुआ करते थे और उनकी मेन ड्यूटी क्या रहती थी कि लोगों को जस्टिस यानी इंसाफ दिलवाना। नेक्स्ट आपकी सब हेडिंग है वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स। वर्किंग ऑफ द कोर्ट्स वाज वेरी सिंपल। उस टाइम पे वर्किंग जो भी कोर्ट्स में होती थी वो बहुत ही सिंपल हुआ करती थी, सो दैट कॉमन पर्सन कैन अंडरस्टैंड। इन ऑर्डर टू गेट जस्टिस पीपल वर एट द लिबर्टी टू नॉक एट द डोर ऑफ एनी कोर्ट इन द स्टेट। तो जस्टिस लेने के लिए लोग किसी भी कोर्ट में जा सकते थे, उनके पास ये लिबर्टी थी। एट दैट टाइम देयर वाज नो प्रैक्टिस टू एंगेज लॉयर्स। उस टाइम पे लॉयर्स जो थे वो नहीं एंगेज होते थे, यानी कि पर्सन जो है खुद अपनी बात जो है कोर्ट के सामने रख सकते थे। तो लॉज वर नॉट रिटन सो दैट जजेस वर वुड डिलीवर देयर जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेवलेंट कन्वेंशंस। तो कोई भी कानून लिखे नहीं होते थे, उसको जो भी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस लगते थे उसके अकॉर्डिंग जो है वो जजमेंट देते थे। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है पनिशमेंट्स। महाराजा रणजीत सिंह वॉज अपोज टू गिविंग सिवियर पनिशमेंट टू द क्रिमिनल। महाराजा रणजीत सिंह उस टाइम पे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के अगेंस्ट थे और कोई भी इनह्यूमन प्रैक्टिसेस जो इंसानियत के खिलाफ थी, ऐसी कोई प्रैक्टिस वो नहीं करना चाहते थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ज़्यादातर वो नॉर्मली फ़ाइन ही लगाया करते थे, यानी किसी की जब हो सकता है लैंड जो है वो वापस ले सकते हैं या उनके जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ऐसी पनिशमेंट जो है महाराजा रणजीत सिंह के टाइम में दी जाती थी। Now end में conclusion 4 to 5 lines and it is very important to write the conclusion in the end। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और योर syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.